सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जिसमें कि हमारा ये 2020 का मॉडल पेपर है, आधा हो चुका था। ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को हम लोग देख चुके थे और फिल इन द ब्लैंक्स को भी देख चुके थे। तो आज बारी है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की, जो कि 10 नंबर के आते हैं। इसमें से आपको 4 क्वेश्चन करना रहता है, लेकिन दिया रहता है कि 6 क्वेश्चन, जिसमें से आपको सेलेक्ट करना रहता है। जो आपको इसमें से आ रहा हो 4 क्वेश्चन, वो आपको करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एबॉर्शन। अच्छा, इन सब को ना, जो अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। और इन सब का जो डिटेल वीडियो है एबॉर्शन के बारे में, बहुत अच्छे तरीके से नोट्स से आप लोगों को पढ़ाई हूँ, और नोट्स की भी वीडियो है पूरे अच्छे तरीके से। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे, तो वहाँ पे जाकर आप टॉपिक वाइज देख सकते हैं। और बाकी मैं आप लोग को ऐसे समझाने के लिए कि आपको किस तरीके से लिखना है, ऐसे बोल दे रही हूँ। चाहे तो आप लोग एक नोट्स में जो जितनी भी बातों को मैं बोल रही हूँ उसको नोट्स में अपने लिख सकते हैं, या तो एबॉर्शन का मैं टॉपिक वाइज बहुत अच्छे तरीके से वीडियो बनाई हूँ, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको एबॉर्शन में क्या लिखना है। सबसे पहले आपको डेफिनेशन डालना है, उसके अंदर लिखना है परिभाषा जिसे हम कहते हैं। उसमें आपको लिखना है कि प्रेगनेंसी का स्वतः ही या प्रेरित तरीके से उस अवधि से पूर्व समाप्त हो जाना, जबकि गर्भस्थ शिशु अपना स्वतंत्र जीवन जीने लायक हो, एबॉर्शन कहलाता है। देखिए, क्या है कि ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि मॉडल पेपर जो होता है वो इंसान तब लगाता है जब उसके एग्ज़ाम आने वाले रहते हैं। तो अगर आपके एग्ज़ाम आने वाले होंगे तभी आप मॉडल पेपर को लगा रहे होंगे, और आई होप आपकी तैयारी पूरी हो चुकी होगी। तो अगर जहाँ भी आप भटक रहे होंगे, जहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, उसी के लिए बस मेरा उद्देश्य यही है कि बस उसी के लिए समझाना आपको, कि जो भी आप इधर उधर भटक रहे हो, थोड़ा बहुत माइंड से स्लिप हो गया हो, वो आपको याद आ जाए। तो प्रेगनेंसी जो होती है उसका स्वतः या प्रेरित तरीके से, चाहे स्वयं ही हुआ हो जाए या फिर किसी प्रेरित तरीके का मतलब होता है कि कोई चीज़ जैसे कि बाहरी वातावरण की वजह से, जैसे कि आपने एबॉर्शन की दवा खा ली, या फिर सीढ़ियों से गिर गए, या फिर ऐसी कोई कंडीशन हो गई, तो उसे प्रेरित तरीके से कहते हैं। उस अवधि से पूर्व मतलब जो एक अवधि होती है, 9 मंथ की अवधि होती है, उससे पहले ही जब गर्भस्थ शिशु अपना स्वतंत्र जीवन जीने लायक हो, मतलब वो अपना स्वतंत्र जीवन जीने लायक रहता है, लेकिन उसके पहले ही क्या होता है कि जो बेबी जो कॉन्सेप्शन का प्रोडक्ट रहता है वो बाहर आ जाता है, तो उसी को ही एबॉर्शन कहते हैं। गर्भस्थ शिशु प्रेगनेंसी के लगभग 28वें सप्ताह के दौरान स्वतंत्र रूप से जीवन जीने लायक रहता है। 28वें सप्ताह तक क्या होता है, 28वें सप्ताह के दौरान वह स्वतंत्र रूप से जीवन जीने लायक होता है। हालांकि नवजात की देखभाल के संबंध में हुई प्रगति के कारण गर्भस्थ शिशु जो होता है वो 28 वीक से पूर्व अवस्था के दौरान जन्म लेने के बाद भी सर्वाइव कर सकता है। मतलब अगर 28 वीक से पहले भी बच्चे का जन्म हो रहा है तो भी वो उस एरिया में जीवित रह सकता है। अच्छा, जो WHO के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, इन सब की बातों को छोड़िए। WHO के अकॉर्डिंग हम जानते हैं, स्वतंत्र रूप से जीवित रहने में असमर्थ एम्ब्रियो, स्वतंत्र रूप से जीवित रहने में मतलब जैसे कि ये होता है 28 वीक के बाद अगर होता है तो उसका मतलब होता है कि जो स्वतंत्र रूप से वह जीवन जीने लायक बच्चा हो गया रहता है। लेकिन जब उसके पहले ही एबॉर्शन हो जाए, एम्ब्रियो जिसमें वो स्वतंत्र रूप से जीवन जीने लायक नहीं रहता, जिसका वजन 500 ग्राम या इससे कम हो रहता है, जो बच्चे का वजन रहता है वो 500 ग्राम या उससे कम होता है, का माता के गर्भाशय से स्वतः या प्रेरित तरीके से बाहर निकल जाना यूट्रस एबॉर्शन कहलाता है। यह लगभग कितने वीक की अवस्था होती है, 20 से 22 वीक की प्रेगनेंसी। 20 से 22 वीक की जो प्रेगनेंसी के दौरान गर्भस्थ शिशु का जो वेट होता है वो 500 ग्राम हो जाता है। अतः 20 से 22 वीक की प्रेगनेंसी से पूर्व ही एम्ब्रियो जो होता है वो गर्भस्थ फीटस का स्वतः या प्रेरित तरीके से बाहर निकलना ही एबॉर्शन कहलाता है। तो आपको लिखना है, हेडिंग डालना है अकॉर्डिंग टू WHO में ही यही सब लिखना है, कि जैसे आप सिंपल वर्ड में भी लिख सकते हैं कि 500 ग्राम से कम वजन का वह बेबी जिसकी अवस्था 20 से 22 वीक के पहले ही जब वह यूट्रस के थ्रू बाहर आ जाता है, तो इसको हम एबॉर्शन कहते हैं। अच्छा, अब क्या है कि उसकी कारक एवं प्रकार को बताएं। तो कारक क्या क्या होता है।
तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी जिसको हम गुणसूत्रीय असामान्यता कहते हैं, या फिर इन्फेक्शन हो जाना, या फिर बॉडी स्ट्रक्चर का उस तरीके से ना होना, और संरचनात्मक जिसको कहते हैं संरचनात्मक असामान्यता, जैसे जो पेल्विस होता है या फिर किसी भी यूट्रस उस तरीके से ना होना। इस सब की वजह से क्या होता है कि एबॉर्शन होता है। तो इसके मुख्यतः जो होते हैं वो होते हैं 6 कारण। ठीक है, इसमें आपको लिखना है कि गुणसूत्री कारण होता है, एक एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज़ होती है, एक एंडोक्रीनियल फैक्टर होता है, दूसरा जो होता है इन्फेक्शन होता है, और नेक्स्ट जो होता है वो ऑटोइम्यून या ऑलियोमीन या फिर डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है, और एक होता है अदर कॉजेज़, मतलब अदर कॉजेज़ भी हो सकते हैं। तो इन्फेक्शन में जैसे गर्भावस्था में महिला में होने वाले विभिन्न वायरल बैक्टीरिया तथा पैरासाइटिक संक्रमण गर्भपात कर सकते हैं इनसे। और जैसे कि इनकम्प्लीट सर्विक्स की अक्षमता होना, जैसे संरचनात्मक असामान्यताओं में आप लिखेंगे कि इनकम्प्लीट सर्विक्स की क्षमता होना, जैसे सर्विक्स की जो अक्षमता होती है वो द्वितीय ट्राइमेस्टर के दौरान गर्भपात का सबसे प्रमुख कारण बनती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि गर्भपात में जन्मजात विकृतियाँ भी पाई जाती हैं। इंडोक्रीनियल फैक्टर में आप लिखेंगे कि थायराइड की ग्रंथि का हाइपर या हाइपरसेशन, कार्पस ल्यूटियम तथा प्रोजेस्टेरॉन का कम हो जाना, इस सब की वजह से भी इंडोक्रीनियल फैक्टर इफेक्ट करते हैं। ऑटोइम्यून और ऑलियोमीन का क्या रोल होता है? तो ऑटोइम्यून वह स्थिति जिसमें महिला के विरुद्ध ही एंटीबॉडीज़ का निर्माण हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या समझता है कि जो प्रोडक्ट रहता है, जो कंजप्शन का प्रोडक्ट रहता है, तो बॉडी ये समझता है ये कोई बाहरी चीज़ है, ये कोई बाहरी अटैक करने के लिए हमारी बॉडी में आया है, तो वो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए चीज़ें रिलीज करता है, हार्मोन्स रिलीज करता है, जिसकी वजह से एबॉर्शन हो जाता है। महिला से संबंधित बीमारियां भी कुछ होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ होना, हार्ट डिजीज़ होना, या फिर कोई माल न्यूट्रिशन हो जाना, जिसकी वजह से क्या होता है कि इन सब की वजह से भी एबॉर्शन की कंडीशन बनती है। अच्छा, अदर कॉजेज़ में होता है कि महिला द्वारा धूम्रपान करना, या महिला अल्कोहल का सेवन कर रही है, उम्र अधिक हो जाना, अगर किसी का भी उम्र ज़्यादा हो जाता है, जैसे 30-32 साल से अगर ज़्यादा एज है और पहली बार वो प्रेग्नेंट हो रही हैं, तो उसमें भी क्या होता है कि एबॉर्शन की कंडीशन देखी जाती है। गर्भावस्था के दौरान एक्सरे का सामना, जैसे बार बार अगर आप एक्सरे करवा रही हैं तो उसकी वजह से भी एबॉर्शन की कंडीशन देखी जाती है। इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या करवाते हैं? तो इसमें ब्लड लेवल चेक करवाते रहते हैं, कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन करवाते हैं, टॉर्च एग्जामिनेशन करवाते हैं, और अल्ट्रासोनोग्राफी तो इम्पॉर्टेंट ही है, तो सब में करवाते हैं, तो इसमें भी करवाते हैं। अच्छा, टाइप्स की बात करें तो इसके आप लिखेंगे बहुत टाइप्स होते हैं, जैसे मुख्यतः 5 प्रकार के ये होते हैं, जिसमें है पहला अपूर्ण गर्भपात, जिसको हम क्या कहते हैं कि इनकम्प्लीट गर्भपात भी कहते हैं, अपूर्ण गर्भपात। दूसरा होता है पूर्ण गर्भपात, जिसको हम कंप्लीट एबॉर्शन कहते हैं। तीसरा जो होता है वो संभावित गर्भपात होता है, जिसको हम थ्रेटेंड एबॉर्शन भी कहते हैं। ठीक है, तीसरा कौन सा होता है? थ्रेटेंड एबॉर्शन। और चौथा जो होता है अपरिहार्य गर्भपात, जिसको हम इनवेटिबल एबॉर्शन भी कहते हैं। पांचवा जो होता है वो लीन गर्भपात, जिसको हम मिस्ड एबॉर्शन कहते हैं। और जो छठा होता है वो सेप्टिक एबॉर्शन होता है, जिसको हम विषाक्त गर्भपात कहते हैं। इसके मुख्यतः 6 भाग होते हैं, मतलब 6 प्रकार के ये होते हैं। अब इसमें पूछा है कि सेप्टिक गर्भपात के प्रबंधन के बारे में बताइए, तो सबसे पहले आप जान लीजिए सेप्टिक गर्भपात क्या होता है। जब गर्भपात के साथ यूट्रस या इसके कंटेंट्स में संक्रमण के लक्षण उपस्थित हो, इसे ही सेप्टिक एबॉर्शन कहते हैं। मतलब इन्फेक्शन के द्वारा जब एबॉर्शन होता है तो उसकी वजह से तो उसे ही हम क्या कहते हैं? सेप्टिक एबॉर्शन कहते हैं। सेप्टिक एबॉर्शन एक गंभीर स्थिति है जो सामान्यतः अपूर्ण गर्भपात से संबंधित होती है। यह प्रायः उन स्थितियों में देखा जाता है जब ये जो गर्भपात होता है उन स्थितियों में देखा जाता है जब गर्भपात अनुचित या आपराधिक तौर पर करवाया गया रहता है। जैसे कि अगर पहला एबॉर्शन है किसी का, तो पहले किसी ने अगर एबॉर्शन करवाया है तो वो अगर अच्छे तरीके से नहीं हुआ है, इन्फेक्शन का हाइजीन का अच्छे तरीके से मेंटेन करके नहीं हुआ है, तो जब सेकेंड बेबी होता है तो उसमें एबॉर्शन की कंडीशन देखी जाती है, क्योंकि वहाँ इन्फेक्शन हुआ रहता है तो बेबी सर्वाइव नहीं कर पाता है।
तो ये सब होते हैं। और इसमें जो स्ट्रेप्टोकोकाई, ई कोलाई या फिर क्लास्ट्रोडियम ओलेची, स्ट्रेप्टोकोकाई, इस सब की वजह से क्या होता है, यही सब इन्फेक्शन होते हैं, यही सब बैक्टीरियास वायरस होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है कि सेप्टिक एबॉर्शन होता है। मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें मैनेजमेंट जो करेंगे तो सेप्टिक एबॉर्शन में महिला को 1 सेकेंड, अच्छा, तो मैनेजमेंट की बात कर रहा है कि इसका मैनेजमेंट क्या करेंगे। तो सेप्टिक एबॉर्शन में महिला को अस्पताल में शिफ्ट करना, इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए क्या करते हैं कि कल्चर हेतु सर्वाइकल या हाई वेजाइनल क्षेत्र से स्वैब लेना और ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट भी देना है। गर्भपात तथा इन्फेक्शन का पता करने के लिए वेजाइना का जो परीक्षण करना है और HB, TLC, DLC ये सब जो टेस्ट होते हैं, मतलब ब्लड ग्रुप एग्जामिनेशन करवाना है, कंप्लीट ब्लड ग्रुप करवाना है, CBC जिसको हम कहते हैं। IV ड्रिप स्टार्ट करना है, अत्यधिक रक्तस्राव तथा शॉक में ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है। अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है या फिर शॉक की स्थिति है तो क्या करना है, ब्लड को ट्रांसफ्यूजन करवाना है। एनालॉजिक दवा देनी है, एनाल्जेसिक जैसे दवाई जो होती है उसको देनी है, और जीवाणु के प्रकार के आधार पर एंटीबायोटिक भी देना है। तो ये हो गया एबॉर्शन। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है PPH। तो PPH क्या होता है, रक्त प्रसव पश्चात रक्तस्राव की परिभाषा एवं इसकी कारक, वास्तविक प्रसव पश्चात रक्तस्राव के प्रबंधन को विस्तार से बताइए। तो इसको बताना, ठीक है। अब इसको देखते हैं क्या होता है। अच्छा, जो एबॉर्शन होता है ना उसमें एक और टाइप होता है जिसको हम इंड्यूस्ड एबॉर्शन कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड या प्रेरित गर्भपात, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखना। PPH क्या होता है, तो PPH देखिए, गर्भस्थ शिशु की डिलीवरी, इसका डिफिनेशन आप लिखेंगे, परिभाषा जिसमें लिखेंगे तो लिखेंगे गर्भस्थ शिशु की डिलीवरी के पश्चात वेजाइना के थ्रू अथवा जननाल से सामान्य से अधिक या 500 ml या 500 ml से अधिक होने वाले रक्तस्राव को पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। अगर जो 500 ml से कम ब्लीडिंग होती है तो उसको हम PPH के अंतर्गत नहीं रखते हैं, लेकिन अगर 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस होता है तो उसको हम पोस्टपार्टम हेमरेज के अंतर्गत रखते हैं। इसका क्लासिफिकेशन क्या है, तो जो माइल्ड PPH होता है, मतलब कम, सबसे कम PPH होता है जिसको हम निम्न PPH भी कहते हैं, उसमें 500 ml से 1000 ml तक ब्लीडिंग होती है। तो सेकंड जो मॉडरेट जिसको कहते हैं, थोड़ा हाई होना, तो वो उसमें 1000 से 2000 ml तक होता है लॉस। और थर्ड जो आता है सीवियर PPH जिसे कहते हैं, उसमें क्या होता है कि 2000 ml से एबव ही रहता है, मतलब 2000 ml से ज़्यादा PPH रहता है। ये बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन होता है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल केस भी होता है। तो प्राइमरी, इसके भी 2 टाइप्स होते हैं PPH के भी। तो इसके 2 टाइप्स हैं, एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है। प्राइमरी जो होता है वो बेबी होने के 24 आवर के बीच में ही हो जाता है, जैसे कि जब बेबी पैदा हुआ उसके 24 घंटे के बीच के टाइम ड्यूरेशन जो होता है, 24 घंटे के अंदर ही क्या होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन सेकेंडरी जो होता है वो बेबी होने के 24 घंटे के बाद से 6 वीक तक होने वाले ब्लीडिंग को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी PPH के अंतर कहते हैं। इसे लेट PPH भी कहते हैं या फिर डिले PPH के नाम से भी जानते हैं। और एक होता है थर्ड स्टेज हेमरेज। तो वैसे तो मुख्यतः 2 ही होते हैं, लेकिन तब भी एक थर्ड भी होता है। तो इसमें बेबी हो जाता है बट प्लेसेंटा बाहर नहीं आया रहता है, तभी वेजाइना से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब प्लेसेंटा के बाहर आने से पहले ही क्या होती है, ये ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अब ट्रू PPH क्या होता है, इसमें बेबी और प्लेसेंटा दोनों के बाहर आने के बाद 24 घंटे के अंदर होने वाले ब्लीडिंग को ट्रू PPH के नाम से जानते हैं। तो इन सबको आपको याद रखना है कि कौन से PPH में क्या क्या होता है, ट्रू PPH क्या होता है, थर्ड स्टेज PPH क्या होता है, फर्स्ट क्या, प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है। अच्छा, कॉज क्या होते हैं, इसके कारण क्या होते हैं, तो गर्भाशयिक पेशियों की शक्तिहीनता होना और इंजरी हो जाना, प्लेसेंटा के कुछ ऊतकों या रक्त के थक्कों का अंदर ही रह जाना, या फिर रक्त के थक्काकरण संबंधित बीमारी जैसे कि ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर अगर हो जाता है तो भी इसमें देखी जाती हैं। और क्या पूछा है कि इसकी मैनेजमेंट की बात पूछ रहा है ना, तो मैनेजमेंट आपको लिखना है। तो मैनेजमेंट में पहले आपको वाइटल साइन लेना है जनरल हेल्थ स्टेटस चेक करने के लिए, और सबसे पहले तो यही करना है, ठीक है, वाइटल साइन लेना है। और उसके बाद
अगर प्राइमरी पीपीएच हो तो उसमें प्राइमरी पीपीएच हो या फिर किसी भी प्रकार का पीपीएच हो तो उसके लिए सबका एक ही बता दे रही हूँ। फंडल मसाज करना है कॉन्ट्रैक्शन तक, मतलब कॉन्ट्रैक्शन जब तक ना हो तब तक फंडल का मसाज करना है। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन देना है, मेथार्जिन देना है और ब्लैडर को इम्पटी करवाना है। जो ब्लैडर है यूरिन पास आउट करने के लिए महिला को बोलना है, या फिर खुद से ही लगा देना है जो यूरिन का कैथेटर वगैरह होता है। सेडेटिव मेडिसिन देना है, उसकी इंजेक्शन को देना है। ऑक्सीटोसिस ड्रिप लगाना है, जनरल एनेस्थीसिया देना है और बाई मैनुअल कंप्रेशन करना है। 15 मिनट तक बाई मैनुअल कंप्रेशन करना है। सर्जिकल मैनेजमेंट तब किया जाता है जब पीपीएच की 3rd स्टेज होती है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई रहता है। जैसे आपने देखा कि 1000 से 2000 मतलब 2000 ml से भी ज़्यादा अगर ब्लड लॉस होने लगता है तो उसको सर्जिकल के थ्रू ही हम सही कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, आप तक सब कुछ प्रक्रिया अपना चुके हैं तब भी वो नहीं ख़त्म हो रही है तो सर्जिकल मैनेजमेंट करना होता है। इसमें क्या होता है कि बाईलेटरल लिगेशन ऑफ यूट्रिन आर्टरीज, यूट्रस के दोनों तरफ यूट्रीन जो आर्टरी पाई जाती है को सर्जिकल मेथड से इसे आर्टरीज को बांध देते हैं, मतलब जो आर्टरीज होती हैं उनको बांध देते हैं सर्जिकल के थ्रू, ठीक है। यदि और क्या कहते हैं फिर उसके बाद, या फिर ओवेरियन आर्टरी जो होती है उसको यूट्राइन आर्टरीज को बांध दिया जाता है। जो ओवरी में आर्टरी पाई जाती है उसकी यूट्राइन आर्टरीज को आपस में बांध दिया जाता है। यदि इन सभी मेथड से भी ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होता है तो अंत में हिस्टेक्टोमी कहना चाहिए, जिसमें बच्चेदानी को पूरी तरीके से बाहर निकाल दिया जाता है। इससे महिला में गर्भाशय को जो होता है वो रिमूव कर देना चाहिए। तो यदि डिलीवरी घर हुई है तो अगर जैसे कि घर पे डिलीवरी हुई है तो हॉस्पिटल ले जाना है और महिला को अकेला नहीं छोड़ना है, लगातार ऑब्जर्वेशन में रखना है, सभी इक्विपमेंट रेडी करने हैं और ब्लड ट्रांसफ्यूज की भी तैयारी करनी है, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूज वगैरह भी कर देना है अगर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है। तो ये हो गया पीपीएच का कंडीशन। नेक्स्ट है सूतिका अवस्था, तो इसको देख लेते हैं। तो सूतिका अवस्था जो होती है वो शिशु जन्म के पश्चात वह अवधि होती है जिसके दौरान महिला की जननांग वापस गर्भावस्था के पूर्व वाली स्थिति में लौट जाते हैं और महिला के ब्रेस्ट से दूध का स्रावण होने लगता है तथा महिला प्रसव के शारीरिक एवं भावनात्मक अनुभवों से उबर जाती है। मतलब सूतिका अवस्था जो होता है वो डिलीवरी के बाद 6 वीक का टाइम होता है जिसको हम सूतिका अवस्था के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि प्लेसेंटा की डिलीवरी के तुरंत बाद यह प्रारंभ हो जाती है और अगले 42 दिनों तक जारी रहती है, जिसको हम 6 सप्ताह भी कह सकते हैं। इसमें सभी अंग जो होते हैं अपनी पहले की स्थिति में आने का प्रयास करते हैं। तो सूतिका अवस्था का जो क्या है कि देख रेख के उद्देश्य को पूछा है ना, तो देखिए इसमें यही देख रेख करना रहता है कि किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन ना हो, जैसे कि नवजात की देखभाल, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देना और इन सब की देखभाल करना। और कुछ महिलाओं में पोस्टनेटल चेंजेस के बारे में बहुत ज़्यादा चिंताएँ रहती हैं, ऐसी स्थिति में साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना और कोई भी इन्फेक्शन ना हो इसके बारे में पूरा ऑब्जर्वेशन करना। और अगर पहले की स्थिति में जैसे किसी महिला में क्या होता है कि इसमें कॉम्प्लिकेशन हो जाता है जिसकी वजह से पहले की स्थिति में नहीं आ पाते हैं वो बॉडीज़, तो उसमें क्या करना है कि डॉक्टर से संपर्क करना है, उनसे सलाह लेना है कि किस तरीके से क्या हो सकता है। मैनेजमेंट की बात करें कि सूतिका अवस्था के मैनेजमेंट को विस्तार से पूछा है, तो इसमें क्या करता है कि प्रसव के पश्चात पोस्टनेटल या सूतिका अवस्था तो 42 दिन का समय होता है। इसके उद्देश्य ये है कि महिला तथा उसके न्यूनेट में जटिलताएं जिसको कॉम्प्लिकेशन की रोकथाम करना है तथा महिला तथा उसके न्यूनेट में मौजूद किसी असामान्य स्थिति को तुरंत पहचान कर उसका आवश्यक उपचार करना है और महिला में इन्फेक्शन की रोकथाम करना है और महिला के ब्रेस्ट की देखभाल करना है तथा उसके जो ब्रेस्ट है तो आवश्यक सलाह देना है। महिला को शिशु को सही रख रखाव तथा इन्फेक्शन के बचाव हेतु तो आवश्यक शिक्षा प्रदान करना है और जो फीमेल है उसकी गर्भ निरोधन जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के लिए प्रेरित करना है कि उसकी जितनी आवश्यकता है फैमिली प्लानिंग उसी हिसाब से करें।
इसके मैनेजमेंट में जैसे कि आप कर सकते हैं कि जैविक चिन्ह, वाइटल साइन, पल्स रेट, तापमान, रक्त दाब एवं श्वसन दर का आकलन करना है, फंडल हाइट का मूल्यांकन करना है और पेरिनियम तथा लोअर वेजाइनल का परीक्षण करना है। इपिजियोटॉमी अगर हुआ है तो उसकी स्थिति को देखना है। फिर उसके बाद वेजाइनल एग्जामिनेशन करना है, यूरिनरी ब्लैडर को भी अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन करना है और भोज्य पदार्थ को सही टाइम पे देना है और लेने के लिए सलाह देनी चाहिए। लगातार मॉनिटरिंग करनी चाहिए, आराम करने के लिए बोलना चाहिए, जल्दी घूमना फिरना स्टार्ट करने के लिए भी बोलना चाहिए। आराम के बाद महिला अपने जैसे आराम के बाद वो थोड़ा बहुत टहले तो जिससे ज़्यादा हल्का वो अपने आप को महसूस करेंगी। तो ये सब बातें बतानी है मैनेजमेंट में, और इसमें महिला को अच्छा महसूस कराने के लिए कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों को करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है जिससे उनके अंदर इरिटेशन ना आए, और डाइट वगैरह का ध्यान रखना है। तो ये सब हो गई मैनेजमेंट की बातें। आई होप अब नेक्स्ट जो है नवजात में होने वाले पीलिया के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आई होप आप लोग को इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी, और समझ में आई हो तो लाइक करें वीडियो को, और नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। ऐसे ही मिलते नई वीडियो के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी किसी भी टॉपिक में हो, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और अगर आपको ऐसे ही मॉडल पेपर चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको मॉडल पेपर नहीं चाहिए, टॉपिक वाइज चाहिए, जैसे कि टॉपिक वाइज सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊँ, एक एक टॉपिक लेकर पूरे सिलेबस को ख़त्म करूँ, उस तरीके से वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ।